Hi guys, in today's video we are going to discuss about Insight Daily Current Affairs. It's a PIB summary of 8th of Feb. So let's start this. So lecture basically in English में रहेगा ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जीएस फर्म का एग्ज़ाम है. टर्की अर्थक्वेक के बारे में पहले बताया जा रहा है. तो टर्की में जैसा कि बताया आपको अभी काफ़ी अर्थक्वेक आया है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है, जो काफ़ी दुख दिए चीज़ है. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, एज सुन एज यू नो दैट. So the article is the continuation of yesterday's article. So there's a article on yesterday as well. So southeastern Turkey near the Syrian border was struck by the powerful earthquake of 7.8 on the Richter scale. तो जो सीरियन बॉर्डर है साउथर्न टर्की का, उसमें बेसिकली अर्थक्वेक आया है 7.8, जो हमारा सेंटीग्रेड बेसिकली मापने का होता है रिचर स्केल्स के बेसिस पे. तो टर्की अर्थक्वेक, what caused by the Turkey what caused the Turkey earthquake, कारण क्या था इसका. The recent earthquake in Turkey was caused by the techno tectonic plate movement. Sorry, there's a some difference. टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जो चीज़ आई है. और टर्की का जो अर्थक्वेक है वो बेसिकली लाई कर रहा था सिस्मिक फॉल्ट लाइन पर, जिसको एंटोमोलियन टेक्टोनिक ब्लो बोलते हैं. मतलब जो आपका मिडल पॉइंट था बिल्कुल. और जो अरेबियन प्लेट है इज़ नॉन टू बी पुशिंग नॉर्थवर्ड. जो अरेबियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, विच हैज़ रिजल्ट इन द स्लाइट वेस्टर्न मूवमेंट फॉर द एनाटोलियन प्लेट, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी जो स्लाइटली मूवमेंट हुई उस प्लेट में, और जिसकी वजह से एक लार्जेस्ट स्ट्राइक स्लिप हुआ अर्थक्वेक में. जो प्लेटें टेक्टोनिक प्लेट्स होते टकराती हैं, तो उन चीज़ों की वजह से एक काफ़ी बड़ा जो अर्थक्वेक है वो उठा, और जिसकी वजह से इसको बेसिकली काफ़ी हानि हुई. जो अर्थक्वेक है कॉमन है टर्की में. इसमें बेसिकली वेरी सिस्मेटिकली एक्टिव रीजन बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होता रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स में. यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली ग्राइंड अगेंस्ट वन अनदर बीनीथ अर्थ सरफेस. बेसिकली 3 टेक्टोनिक प्लेट हमेशा ग्राइंड करती रहते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे में, बेसिकली नीचे अर्थ के सरफेस में. सो अभी नेक्स्ट क्या है, जो फोर्ट लाइन है अराउंड द टर्की एंड सीरिया. सो दिस इज़ द फोर्ट लाइन. लाइक ये जो लाइन है फोर्ट लाइन है यहाँ पे टर्की और सीरिया में, ये थी एनाटॉमिक प्लेट थी ये. जस्ट लेट मी हाईलाइट दिस. सो ये क्या थी हमारी, जस्ट अ मिनट प्लीज. देखिए जैसे कि आप दे पा रहे हैं, ये रीज़न था. ये वाली प्लेट थी एनाटोलियन प्लेट, और ये था एपी सेंटर यहाँ पे. दिस वन इज़ द एपी सेंटर. और ये थी अरेबियन प्लेट पुशिंग नॉर्थ. अरेबियन प्लेट उस तरफ जा रही थी, तो इस वजह से ये आया है आपका. और इसी की वजह से बेसिकली जो आपका बेसिकली अर्थक्वेक है स्ट्राइक फोल्ड की वजह से भी आया यहाँ पे. फोर्ट लाइन यहाँ पे जैसे रॉक्स थे वो सरफेस के नीचे थे, जिसमें वीकनेस थी काफ़ी, और जो मूवमेंट हुई रॉक्स की उसने डिफॉर्म कर दिया, तो स्ट्रेस है वो एक्सीड हुआ स्ट्रेंथ से, जिससे रॉक फ्रैक्चर हो गए वो चीज़. चलिए एक ये रीज़न था. अभी इसमें देखते हैं कि वाई आर द बिल्डिंग कोलैप्स इन द पैनकेक मोड लाइक द पैक ऑफ कार्ड्स. बेसिकली जो बिल्डिंग थी वो क्यों टूट के गिर गई. जैसे एक न्यूज़ आ रही है, एक बच्चा भी उधर फंसा हुआ था, मतलब 17 घंटे से करीब फंसा हुआ था. तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इसमें. तो शैलो अर्थक्वेक क्या था, जो सेंटर है अर्थक्वेक का वो जस्ट 11 माइल्स अराउंड 18 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ का नीचे सरफेस है उससे बस 18, जो अर्थ का अपना सरफेस है उससे बस 18 किलोमीटर नीचे रखता है जो शैलो अर्थक्वेक था. और इसने बेसिकली इसी ने इसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ डैमेजिंग अर्थक्वेक, इसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ. तो शैलोअर अर्थक्वेक है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज़्यादा मतलब हानि करते हैं लो चीज़ों को. जो नॉन एनफोर्समेंट है सेफ बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शंस की, या नॉन एडहेरेंस ऑफ सिस्मिक बिल्डिंग कोड्स. बेसिकली अभी क्या है, भूकंप प्रूफ बिल्डिंग बोलते हैं जिनको, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बोलते हैं, जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो सारी जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी, तो वो अर्थक्वेक मतलब प्रूफ थी नहीं. जो अर्थक्वेक प्रूफ थी वो तो बच गई, लेकिन बाकी बेसिकली बच नहीं पाई. और जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू जो आपकी नॉर्मल बिल्डिंग्स होती है. सो हाउ डू द सेटेलाइट हेल्प इन रेस्क्यू एंड रिकवरी एफर्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. सेटेलाइट कैसे हेल्प कर सकते हैं रेस्क्यू और रिकवरी करने में अर्थक्वेक के दौरान. तो सैटेलाइट इमेजिंग एनेबल द ह्यूमैनिटेरियन एड टू बेटर डिलीवर द वाटर एंड फ्लड बाय मैपिंग द कंडीशंस ऑफ रोड. बेसिकली जैसे गूगल मैप है, आप सिंपल सैटेलाइट के थ्रू ये देख सकते हो कि ब्लॉकेज है या
बेसिकली वो दिखा देता है कि आपका यहाँ ब्लॉक है, यहाँ से जाना बेटर है। तो इस तरह सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आप ये देख सकते हो कि जैसे किसी को मदद पहुँचानी है तो उस केस में देख सकता हूँ रोड्स वगैरह सही है या नहीं, वहाँ बिल्डिंग सही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप रोड के रास्ते जा रहे हो, रोड सारे टूटे हुए हैं। तो वो चीज़ है। रडार सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली कम्पीट करती है इमेजिंग करने में इंफॉर्मेशन, जो ऑपरेट करते हैं नाइट के थ्रू भी। बेसिकली रडार होते हैं जो रात में भी ऑपरेट कर लेते हैं, क्लाउड्स में, इमेजेस में, लैंडस्लाइड में, इन सारी चीज़ों में भी वो बेसिकली काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं। जेनेटिंग मैप्स होते हैं, जो इमेजेस हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो इमेजिंग है ट्रांसफॉर्म होती है, इमेजेस है जो उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है चेंजेस और मैप्स के अकॉर्डिंग, जो रेस्क्यू वर्कर्स को फ्लड के दौरान हेल्प करते हैं कि भाई आप मैप्स वगैरह जनरेट कर सकते हो फ्लडेड एरिया के, कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डैमेज हुई है और उसी बेसिस पर डिसीजन लिया जा सकता है। रिकन्स्ट्रक्शन आफ्टर द डिजीज़, जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है रेजिडेंट्स को, वो बेनिफिट ले सकते हैं अर्थक्वेक की रेसिस्टेंट कंसिस्टेंस से। बेसिकली जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो रेजिडेंट्स को हेल्प करेगी कि आप अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करो, मतलब बेसिकली जिसमें अर्थक्वेक का वो फ़र्क ना पड़े, अर्थक्वेक से कोई फ़र्क ना पड़े जिस पे। और जो क्रिएशन है सेफ गैदरिंग प्लेसेस की, रिलोकेशंस की, वो सैटेलाइट्स उनको सजेस्ट कर देंगे आपको इधर जाना चाहिए जहाँ पे बेसिकली आपको खतरा कम है। जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑब्जर्वेटरीज होती हैं वो कैरिड आउट करती है मेजर डिजास्टर डिजीज़ के बाद, और बेसिकली मॉनिटर किया जाता है रिकन्स्ट्रक्शन प्लानिंग को। तो अब इंडिया का प्रोएक्टिव एक्शंस क्या है इस चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब विश्व गुरु बोलते हैं हम अपने आप को और विश्व गुरु हम बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम इंडिया ने क्या किया। सो टाकि इंडिया इज सेंडिंग एन आर्मी मेडिकल टीम, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, पर्सनल्स एंड मेडिकल सप्लाईज। तो ये इंडिया का काफ़ी सराहनीय प्रयास है कि इन्होंने आर्मी की अपनी मेडिकल टीम भेजी है, एनडीआरएफ की टीम भेजी है और मेडिकल सप्लाईज भेजी है। नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया है 16 ऑफ अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स में, और बेसिकली जिसमें 700 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स हैं कंट्री के। जापान ने क्या किया है, जापान ने इन आफ्टर मैथ ऑफ द 2011 सुनामी, इंडिया ऑल्सो सेंड द 56 मेंबर्स, सॉरी 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 माय बैड। ये नेपाल में हमने 2015 में भेजी थी उस टाइम पे, जापान में हमने 2011 में भेजी थी सुनामी के टाइम पे, जो नेशनल डिजास्टर्स की टीम थी। इंडिया ने हर किसी की मदद की है हर टाइम पे। श्रीलंका है 2004 में ऑपरेशन रेम्बो, वहाँ पे हमने चलाया था, जिसमें बेसिकली विक्टिम थे 2004 के सुनामी के। तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी थी कैरी आउट करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस, जिसको आप ऑपरेशन रेम्बो बोल सकते हैं। और जो श्रीलंका है, आर्स के बाद जो सुनामी स्टक हुआ था कंट्री में, उस चीज़ को उसने बेटर आइडेंटिफाई किया था। अब देखिए कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, भाई कैसे देखा जा सकता है कि ये कोई डिज़ास्टर नहीं था, लेकिन लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी डिज़ास्टर्स की, जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान ले ली। क्या आपको एक चीज़ पता है कि तुर्की में काफ़ी सारे भूकंप आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सरकार ने क्यों वहाँ कदम नहीं उठाया? सरकार ने क्यों नहीं देखा कि उस केस में आप वहाँ पे डैम्स बना सकते थे, या उस केस में आप डैम छोड़िए, आप उस केस में वहाँ की जो प्रूफ है बिल्डिंग है उनको अर्थक्वेक प्रूफ कर सकते थे उस चीज़ को करने के लिए। तो ये एक इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों का रोल आता है कि सरकार का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था। चलिए म्यूनिसिपल मेस है, फ्रॉम द एमसीडी टू बीएमसी, पैरालिसिस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज अंडरमाइन द लोकल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट हो, या जैसे या बीएमसी हो जो मुंबई पालिका है, जिसको सबसे ज़्यादा बड़ी मुंबई पालिका मतलब नगर पालिका बोलते हैं। पैरालिसिस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारी शहरी संस्थाएं हैं, उनको लकवा मार गया एक तरह से। अंडरमाइन द लोकल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, बेसिकली जिनकी वजह से हमारी लोकल गवर्नेंस, जो लोकल हमारी सरकार चल रही है, जिसको एक कलेक्टर बेसिकली आगे आप जाके जिसको वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उस चीज़ को काम कैसे किया जाए, उस चीज़ को वो सही से काम कैसे करें। तो फॉर द थर्ड टाइम द मंथ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में तो बेसिकली बवाल है, तो फेल द इलेक्ट मेयर आफ्टर द एपी एंड बीजेपी काउंसिलर अगेन एंगेज इन रो ओवर द इलेक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली तीसरी टाइम भी इन्होंने इस चीज़ को फेल कर दिया, हटा दिया। The MCD conflict is an extension of year-long tussle between the two parties over the administration of national capital. तो बेसिकली जो MCD, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, इसकी सत्ता चाहे आपको चाहिए, आप पार्टी को, या फिर इसकी सत्ता चाहिए बीजेपी को, तो इनके बीच में हमेशा से इस चीज़ पे 2 साल से करीब टसल चल रहा है। ठीक है, गिवन द कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस ऑफ इन दिल्ली, बेसिकली
जो गवर्नेंस सिस्टम है दिल्ली का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कुछ पावर सरकार के अधीन है, कुछ पावर इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, कुछ पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और टू कोऑपरेट, दोनों कोऑपरेट करना चाहिए, बट दिस गोल हैज़ प्रूवन चैलेंजिंग इन द एरिया ऑफ इंटेंसिव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली लेकिन ये चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है यहाँ पे आने में। तो व्हाट्स ओइंग गोइंग इशू इन द एमसीडी, अभी क्या चल रहा है? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो बीजेपी काउंसलर है करता, तो फॉर द मेयर इलेक्शन सेट दैट nominated member are allowed to vote in the house and the elect the mayor। बेसिक नॉमिनेटेड मेंबर आके वोट कर सकते हैं और मेयर को इलेक्ट कर सकते हैं, डिप्टी मेयर को इलेक्ट कर सकते हैं और मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी को इलेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर एपी आप पार्टी हैज़ एक्सप्रेस द अप्रेशन, दे क्लेम दैट एडल्टमेंट डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। लेकिन आप पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर को तो कोई अधिकार ही नहीं है इस चीज़ पे करने का, दिल्ली म्यूनसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग वो कर ही नहीं सकते। अब जनाब पेच यहाँ फंसा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर, मेयर के बिना द मेजर डिसीजन रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स, डेवलपमेंट वर्क एंड द प्रोजेक्ट रिक्वायर द बिग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो मेयर के बिना ये सारी चीज़ें ली नहीं जा सकती, कैसे लेंगे आप? क्योंकि ऑब्वियस है वो इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में किसी का तो संप्रभुता होनी ज़रूरी है। वो जो केस है ब्रह्म मुंबई पालिका, जो मैंने एमसीडी बॉम्बे की बात की थी, म्यूनसिपलिटी बोलते हैं, तो उधर भी 28 में से 22 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, वो बेसिकली अपने टर्म्स एक्सपायर कर चुके हैं। उधर भी फ्रेश वॉल्स होने से बाकी है वो चीज़, उधर भी सेम ही इस तरह का इशू है। तो एग्जामिंग द अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, बेसिकली अर्बन लोकल गवर्नेंस को देखते हैं कि भाई क्या सीन है, कैसे मतलब काम करती हैं चीज़ें। तो अगर जनाब आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसने इंट्रोड्यूस किया था पार्ट ए ऑफ 24 ऑफ पी ऑफ शेड्यूल 12, शेड्यूल वगैरह नाम है याद करने की ज़रूरत नहीं है, विच प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल अर्बन लोकल बॉडीज एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेंगी जो लोकल बॉडीज़ होंगी। उसने एम्पावर भी किया जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 18 फंक्शंस की, जिसमें आपकी अर्बन प्लानिंग आ गई, रेगुलेशंस आ गए, आप लैंड को यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ आ गई, वाटर की सप्लाई आ गई, और इसी के बेसिस पे आपका जो पीरियडिक इलेक्शंस हो कंपलसरी होगा कि भाई इलेक्शंस किए जाएंगे। जो अर्बन गवर्नेंस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है और रेगुलेशंस है आपके, वो बेसिकली आपको इस हिसाब से काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है इंडिया में वो कुछ सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रही है। लाइक आप उसको ऑटोनॉमी बोल सकते हो, है ही नहीं, सिटी लेवल के फंक्शंस बोल सकते हो जो मैनेज किए जाते हैं पैरास्टेटल्स के द्वारा, या डिवोशन जो पावर है जो इनकम्प्लीट है, इरेगुलर एक्शन एक्सेट्रा। सो ये चैलेंजेस हैं, ये बेसिकली पुअर सर्विस डिलीवरी को बोलते हैं, और बेसिकली इसी के बेसिस पर आप अर्बन गवर्नेंस को बोल सकते हो कि 675 मिलियन इंडियंस हैं जो स्लेटेड है अर्बन कंट्रीज़ में आने के लिए, जो अर्बन जो आपकी सेंटर्स हैं वहाँ पे आने के लिए 2035 तक। अब हम लोग एज सजेशन क्या दे सकते हैं? अगर आप आईएएस ऑफिसर होते उस केस में, या आप बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो, तो आप क्या देंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, मतलब वो बेसिकली इसमें होनी चाहिए अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए इस चीज़ को। जो सपोर्टिव रिफॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए चाहिए, उसको लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन होना चाहिए। जो इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर्स हैं वो बेसिकली इंसेंटिव्स के हिसाब से होने चाहिए, और जो वेरियस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए सस्टेनेबिलिटी सिटी के लिए और मेट्रोपोलिटन रीजन्स के लिए। स्ट्रेंथ करते हैं अर्बन इंस्टीट्यूशंस को और क्लैरिफाई करते हैं रोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। जो सेकेंड जनरेशन है अर्बन रिफॉर्म्स की, वो बेसिकली फोकस करती है रेगुलेशंस पे, इनोवेशंस पे, फाइनेंसिंग पे, या बेसिकली क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स पे। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द स्मार्ट सिटीज़, बेसिकली स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए हम एम्पावर कर सकते हैं स्टार लोकल बॉडीज़ को जो ज़रूरी है। म्यूनिसिपल या बॉम्बे, इसमें म्यूनिसिपल काउंसिल्स आपको चाहिए, या दिल्ली को एक मेयर चाहिए, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली आपको अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी, लेकिन एज ए ग्रैनुअल लेवल पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। अब नेक्स्ट है असम्स क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिज, व्हाट डज द लॉ से। सो असम ने बेसिकली चाइल्ड मैरिज के ऊपर बोला है। अब आप क्या बेसिकली इसमें कानून क्या कहता है हमारा? तो more than 2,000 people have been arrested in the statewide crackdown on the child marriage that had taken place in the state of Assam। 2,000 से लोगों के ज़्यादा बेसिकली अरेस्ट किया गया।
डेटा एंड चाइल्ड मैरिज, यूएन ने एस्टिमेट किया था कि जो 1.5 मिलियन गर्ल्स हैं वो गेट मैरिड है टुडे बिफोर दे टर्न इनटू 18, 18 से पहले मैरिड हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू 2011, 44% ऑफ द वुमेन इन असम वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। द फिगर ऑफ राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश पर 47% एंड 46% 43% रिस्पेक्टिवली। So UN estimate that the 1.5 million girls get married before they turn 18. And according to the 2011 census, 44% of the women in Assam were married before age of 18. And the figure for Rajasthan, Bihar and Madhya Pradesh were 47%, 46% or 43% respectively. Impoverished families may choose a child marriage to reduce the expenses. Girls who marry young lack educational and the economic opportunities. Child brides are more likely to remain in poverty. Historical perspectives on the child marriage. Ancient India. Manusmritis. It says that if the father fails to marry off his daughter within the 3 years of attaining the puberty, she can find a spouse on her. This is in ancient India. Medharithi. Manusmriti. So, Medhaithi, old and earliest commentator on the Manuskriti, 8 years at the right age for the girl to be given the marriage. Like the Rig Veda mentioned that Garbhan, attaining the wealth of the womb. It is the first of the 16 sanskaras as a Hindu is expected to perform. एक सेकेंड रुको रुको, ऊपर की तरफ आना पड़ेगा थोड़ा। अच्छे था ना वो। यही था चाइल्ड मैरिज। सो मनुस्मृति में क्या होता था, जब प्यूबर्टी की एज आ गई तो उसके विद इन द 3 इयर्स अगर आपने प्यूबर्टी अटेन कर ली लड़की ने तो उसके बाद वो अपने खुद के बेसिस पे भी स्पाउस ढूंढ सकती है। मेधातिथि क्या है, ओल्ड और अर्लीस्ट कमेंटेटर था बेसिकली मनुस्मृति का। 8 ईयर इज द राइट एज फॉर द गर्ल टू गिव इन द मैरिज। बेसिकली 8 साल की उम्र में शादी हो सकती है। जो ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थीन्स था उसने बेसिकली ये लिखा था कि जो वुमेन है पांड्यन किंगडम की साउथ इंडिया में वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं ऐसा 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल की एज में। अबाउट 7 सेंचुरी लेटर द पर्शियन पोलमर AI बिरूनी उसने चाइल्ड मैरिज के ऊपर लिखा था जो रिपेनेंट होंगे इंडिया में। मॉडर्न इंडिया, जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं तो एज ऑफ द कंसेंट ऑफ 1861 एंड 1891 इसमें रिफॉर्म्स आए हैं कंजुगल राइट्स के ऊपर। जो 1861 है उसमें बेसिकली 10 ईयर्स लेता डाउन मिनिमम एज है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए 10 ईयर्स। और जो हिंदू इंटेलिजेंस है जिसने अपोज किया था रेजिंग दिस एज टू द 12 ऑन द ग्राउंड दैट वॉलिटी द नॉर्म्स रिलेटेड टू गर्भधारण। Rukmabai case gave the new impetus to a campaign of social reforms like M.G. Ranade and the Behramji Merwanji Malbari। तो इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को सोशल रिफॉर्म्स दिए थे, इसके लिए कैंपेन चलाया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द मिनिमम मैरिज एज स्टूड एट 15 फॉर द फीमेल्स एंड 18 फॉर मैन। इन द 1978 गवर्नमेंट इंक्रीज इट फॉर 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर मैन। Years later, in 2008, the Law Commissions came out with a report which stated that the minimum marriageable age for both men and women should be 18 of age, as both are considered eligible to vote as a citizen in India. So, law present to prevent the child marriage. What are the laws who are basically beneficial for that? So, POXCO Act of 2012 criminalizing the sex between the minor and the adult. The law does not recognize the minor consent as a valid. Sexual assault under the POSCO is non-bailable cognizable offense. Yeah. So it's a non-bailable cognizable offense. Okay. Section 19 of the POSCO Act. Section 19 of the POSCO Act imposes a mandatory reporting obligations, which requires every person who suspects or has a knowledge of sexual offense being committed against the child must report it to the police or special juvenile police unit.
बेसिकली इस केस में जो मैंडेटरी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं या जिसमें हर पर्सन की कंसेंट चाहिए होती है, वो सस्पेक्ट करते हैं जो नॉलेज है सेक्सुअल ऑफेंस की, वो बेसिकली कमिटेड है, ये उसमें कितना रिपोर्ट किया गया है पुलिस में, वो चीज़ है। जो प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज एक्ट का, 2000 चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, वही बोलता है जो आपकी चाइल्ड मैरिज है इलीगल है बट वो वॉइड नहीं है। इंस्टीड दे आर वॉइडेबल एज द ऑप्शन ऑफ माइनर पार्टी, बेसिकली माइनर पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल हो सकती है। और ये भी सिनेरियो जो माइनर की पिटीशंस हैं कोर्ट में वो डिक्लेयर करें कि मैरिज वॉइड है। जो एक्ट स्टिपुलेट करता है 18 ईयर एज ए मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन, वाइल फॉर द मैन इट इज़ 21 ईयर्स। पनिशमेंट ऑल्सो एक्सटेंड की जाती है एनी वन हु परफॉर्म्स द कंडक्ट एंड डायरेक्ट एनी चाइल्ड मैरिज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके थ्रू आप रेज कर सकते हो मैनेजेबल एज फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स। तो पार्लियामेंट पैनल ने एग्जामिन किया था कि आप सबमिट भी कर सकते हो रिपोर्ट्स को। जो एस्टेब्लिशमेंट है जया जेटली कमेटी की जून 20 में, वो भी एक चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है 13 ईयर्स ऑफ इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप तो काफ़ी पुरानी है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी टाइम रशिया दे चुका और काफ़ी टाइम इंडिया। तो चलिए अब देखते हैं। तो आर्टिकल्स बेसिकली दिखा रहा है 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन रशियन फ्रेंडशिप. So Russian's ambassador expressed the doubt about the US reliability as a partner for the India and emphasized the trust relationship between the Russia and India in the event marking the 30th anniversary of Indo-Russian friendship. Highlight of Russian ambassador speech. Always been on the same page. Right. Russia has a very close cooperation with China, but this has never overshadowed the close ties with India and Russia. Russia would like to see the normalizations of India-China relations. Russia wants to expand its economic presence in Pakistan. However, it will never do anything detrimental to India. Russia has a limited defense relationship with the Pakistan that is directed toward the counter-terrorism. A weak Pakistan would not be better choice for the region for the India and Afghanistan. Important dimensions of India-Russia relationships. IS institutionalized dialogue mechanisms. BRICS, SC, NSG, UNSG. International North Transport Corridor. Key connectivity with Russia and India via the Iran. Indian-Russian military technical cooperations with the bilateral framework to join the research, development and production of advanced defense technologies. BrahMos missile system licensed the production of Su-13 aircraft and T-90 tank. Both signed the 5.4 billion deals for the 5 S-400 batteries in the 18. Nuclear energy. In 2014, both signed a strategic vision for strengthening the cooperations in a peaceful use of atomic energy. Kudankulam nuclear plant is being built in India with Russian corporations. Both sides cooperate in the peaceful uses of outer space. The working group on S&D functioning as integrating long-term relationships and the basic science cooperation programs. Content for men's enrichment, women-centric development. The concept of women-centric development based on the recognition of importance of roles and status of women in the development process. So I think this will read you. So these are the facts for prelims. You can read that. So this is the this is very important. Saga of spy balloons in the US airspace. तो अभी बेसिकली रिसेंट न्यूज़ आई थी कि यूएस ने शूट डाउन कर दिया चाइना का स्पाई बैलून जो उधर उड़ रहा था सर्विलांस करने के लिए। तो ये चीज़ क्या है? स्पाई बैलून बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे सर्विलांस टूल्स होते हैं, ऑपरेट करते हैं 80,000 से 120,000 फीट के ऊपर, और एल्टीट्यूड होते हैं मतलब कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ऊपर होते हैं। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए होते हैं, मिलिट्री मिशंस के लिए होते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस मिलिट्री ने यूज़ किए थे हाई एल्टीट्यूड बलून्स स्पाई करने के लिए सोवियत यूनियन पर। इकोनॉमिकल वाइबल होते हैं लेकिन सैटेलाइट जैसे नहीं होते। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अर्थ सरफेस दे कैन टेक द हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ टारगेट।
डिसएडवांटेज क्या है? नो डायरेक्टली स्टीयर्ड बट रफली गाइडेड। हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून्स क्या है? ये हीलियम फील्ड बैलून होता है, मतलब हवा गुब्बारा, और उसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो पावर प्रोवाइड करते हैं इसको, और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैमरा, रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कितना हाई कर सकते हैं? 120,000, मतलब 1,20,000 फीट तक जा सकते हैं, 37 किलोमीटर सर्विलांस ब्लो। कमर्शियल एयरलाइंस आती हैं 40,000 फीट तक, इसको 12 किलोमीटर बोलते हैं। 65,000 फीट तक जाती हैं, 20 किलोमीटर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसी से उड़ाया है बेसिकली। जो मिसाइल यूज़ की जाती है, मिसाइल फेंक दी इसको। वट इज़ अ बार्ड? गूगल आंसर टू चैट जीपीटी। बार्ड बेसिकली गूगल का चैट जीपीटी का नया बेसिकली टूल आया है, ये चैटबॉट। बार्ड बेसिकली लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, डायलॉग एप्लीकेशंस और लैम्डा वगैरह बनाते हैं। गूगल का ओन कन्वेंशनल एआई चैटबॉट है, एक्सपेरिमेंटल कन्वेंशनल या सर्विसेज बोल सकते हो। मॉडल करंटली लाइट वेट वर्जन है लैम्डा का, और इसमें सिग्निफिकेंटली लेस कंप्यूटिंग पावर होती है, जो स्केल करता है ज़्यादा यूज़र्स को और ज़्यादा फीडबैक देता है। चैट जीटीपी पावर किया था माइक्रोसॉफ्ट एजर ने, और ये खुद का गूगल का। Israeli scientists developed the sniffing robot with the locust antenna. A sniffing robot equipped with the biological sensor that use the antennas of locusts could help the advanced disease diagnose and improving the security check. एडवांस डिजीज को डायग्नोस कर लेगा पहले, और ये बेसिकली एक्यूरेट सेंस देखता है स्मेल की, आपकी जितनी हार्डनेस हो रही है बॉडी में, वो सारी चीज़ें कनेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा इनसाइट इंडिया करंट अफेयर्स 8 फरवरी की। ठीक है।